हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। ये है क्लास 5, क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। मैंने हिंदी पेडागोजीज का प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे। इसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे कराए हैं, आप जाकर के वहां पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो है आज आपका भाषाई कौशल एवं भाषाई विकार। मैं क्लास में टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको टॉपिक वाइज ही चीजें मिलेंगी पढ़ने को, और जब आप उन क्लास को करोगे तो आप उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि मैं करा रही हूँ अपने चैनल पे, वो भी आप कर पाओगे इजीली। तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हो हिंदी पेडागोजी में। तो हिंदी पेडागोजी का सब कुछ मैं अपने वीडियोस में कराऊंगी, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, जो कुछ भी हो, वो सब कुछ मैं करा दूंगी। आपका 30 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भाषाई कौशल एवं भाषाई विकार। सबसे पहले हम इसी चीज को जानते हैं जो ये टॉपिक है, कि भाषाई कौशल होती क्या है और भाषाई विकार क्या होता है। इसके बाद हम उन आगे में इसके प्रोसेस को पढ़ेंगे। भाषाई कौशल, जैसा कि भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या होता है, जैसे पहले के टाइम पे जब आपने रामायण और महाभारत जैसी कथाएं देखी होंगी तो वहां पे कौशल शब्द का यूज होता था। आपने सुना होगा जब युद्ध हो रहा होता है तो बोलते हैं कि जैसे अर्जुन युद्ध में निपुण था, अर्जुन को युद्ध में दक्षता प्राप्त थी, उसको युद्ध का कौशल प्राप्त था। तो कौशल मतलब होता है कि जो भाषा है, भाषा हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिना भाषा के अगर हम कल्पना भी करें इस समाज का तो वो नामुमकिन है। क्योंकि मैं अगर आपसे अभी कनेक्ट हूं तो उसका माध्यम भी भाषा ही है। मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो। तो किसी भी सभ्यता या संस्कृति या किसी भी हमें जगह को जानने के लिए भाषा जो है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो भाषा के अंतर्गत आपको सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, ये 4 कौशल जरूरी होते हैं। तो इन्हीं कौशलों का विकास अच्छी तरह से हो सके, भाषा में जो है यही जो 4 कौशल हैं उनका विकास एक अच्छी तरह से हो सके, ताकि बच्चा यानी एक व्यक्ति जो है वो भाषा को भली भांति समझ सके और उसमें उसको दक्षता प्राप्त हो सके। वही होती है आपकी भाषा कौशल। जैसे अर्जुन युद्ध में निपुण था, वैसे ही हमें अपनी भाषा पे अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है ताकि हम भाषा को इजीली समझ पाए। ठीक है। सेकेंड जो चीज है आपका भाषाई विकार। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने में दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है और कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। अलग की बात करें तो जैसे आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे भाषाई विकार को, तो ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसका आपने मेडिसिन चलाया, डॉक्टर के पास गए और उन्होंने दवा दे दी और आप ठीक हो गए। ये कोई बीमारी नहीं होती कि जिसका इलाज होता है। ये सिर्फ सारी चीजें हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे चलने से लेके, खाने से लेके, हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब कुछ ब्रेन से ही रिलेटेड होता है। हम कोई गर्म चीज को अगर छूते हैं तो हमें ये सेंस होता है कि वो गर्म है। कैसे? क्योंकि हमारा ब्रेन ये बात हमें बताता है उसको कि ये गर्म चीज है और ये ठंडी चीज है। तो दिमाग में इतनी सारी नसें होती हैं, जब उनमें कुछ कुछ नसों में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इस वजह से भाषा विकार जो है वो उत्पन्न होता है। क्योंकि ब्रेन में कोई नस होगी जिसमें कुछ समस्या हो गई होगी, तो
वो भाषा को समझने में दिक्कत कर रहा है, भाषा को पढ़ने में दिक्कत कर रहा है, तो सब कुछ दिमाग का ही खेल है। ठीक है, तो जब ब्रेन की कोई नस या फिर कुछ इफेक्ट पड़ जाता है उसमें ब्रेन में, तो इस तरह की समस्याएं बच्चों में देखी जाती हैं। और ये कम ज्यादा भी होती हैं, कभी ये कम होती हैं, कभी ये बढ़ जाती हैं। तो ये चीजें घटती बढ़ती रहती हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। इसको क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो देर से समझ रहे हैं, या जिनको लिखने में दिक्कत हो रही है, या आप उनको बुक दे रहे हो तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या उन्होंने जो लिखा है वो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उस टाइम पे बच्चों को ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए कि उसे कुछ नहीं आ रहा है। उसको समझने की जरूरत है कि उसको समस्या हो कहाँ पे रही है। तो आप जब उनकी समस्याओं को समझेंगे, उस हिसाब से आप जब उनको पढ़ाएंगे, तो वो उस चीज को बेहतर समझ पाएंगे। तो भाषाई विकार वही है कि भाषा में बाधा उत्पन्न हो जाती है, कि भाषा को बच्चा समझ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, या फिर उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही। इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो भाषाई विकार के अंतर्गत आती हैं। इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषाई कौशल को, कि भाषाई कौशल, जैसे मैंने आपको बताया कि भाषाई कौशल क्या होता है। यहाँ पे हम देखते हैं भाषाई कौशल के, इसमें 4 मुख्य कौशल होते हैं। भाषा कौशल के अंतर्गत 4 मुख्य कौशल होते हैं। ठीक है, पहला तो आपका होता है सुनना। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस में होता है, मतलब इसका एक क्रम है। जैसे मैंने क्रम में, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्रम में लिखा है, ये आप देख सकते हैं, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसका यही क्रम है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लिखने को पहले और सुनने को बाद में। मैंने जैसे एक क्रम में रखा है, उसी क्रम में आपको उसको समझना है। ये एक मनोवैज्ञानिक क्रम है कि भाषा के जो 4 मुख्य कौशल है वो इस क्रम में होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है LSRW। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है LSRW। ये क्या होता है? यही इसका एक क्रम है। आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, या आप ऐसे भी अगर आप समझ पा रहे हो तो वैसे भी आप समझो। ठीक है, L मतलब होता है लिसनिंग, जिसको हम सुनना बोलते हैं। S मतलब आपका स्पीकिंग, जिसको हम बोलना कहते हैं। R मतलब हो गया आपका रीडिंग, जिसको हम पढ़ना बोलते हैं। और राइटिंग, जिसको हम लिखना बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ये क्रम है, पहले सुनना होगा, उसके बाद बोलना होगा, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आया, वो आवाजें सुनता है, क्योंकि लोग वहां पे डॉक्टर बोल रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स बातें कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि बच्चा सुन रहा है उन चीजों को, क्योंकि बच्चा बोलना तो शुरू में स्टार्ट करता नहीं, ना ही लिखना और ना ही पढ़ना। सबसे पहले वो उसने सुनना, वो सुना, फिर उसके बाद बच्चा क्या होता है? बोलता है। चाहे वो गलत सही कुछ भी बोल रहा है, लेकिन सुनने के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है बच्चे का, वो होता है बोलना। फिर थर्ड में बच्चा पढ़ता है, और पढ़ने के बाद बच्चा लिखता है। लिखने में आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते कि बच्चे को आपने पेंसिल दे दिया और वो कुछ भी लिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि लिखना तो पहले बच्चे ने सीख लिया पढ़ने से पहले ही। उसको लिखना नहीं बोलते हैं। लिखना जब आप पढ़ करके चीजों को लिख रहे हैं, बच्चा जैसे प्रॉपर एक क लिख रहा है, ख लिख रहा है, उसको हम लिखने के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने पढ़ा और उसके बाद वो लिखा, तो ये एक सीक्वेंस है। आपको एग्जाम में ये दे भी देता है, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि LSRW लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ये देखिए, बोलना और लिखना। बोलना और लिखना जो है, इसे हम अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं, या फिर उत्पादन कौशल। ठीक है, इसको हम सक्रिय कौशल भी बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि जब मैं बोल रही हूं, जैसे मैं अभी बोल रही हूं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे जैसे लिख रही हूं, कुछ भी मैं लिखूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूं, तो
जब मैं बोल रही हूँ या मैं लिख रही हूँ तो ये मैं अभिव्यक्त कर रही हूँ। अभी मैं अपनी बातों को या मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसको मैं अभिव्यक्त कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभिव्यक्त कर रही हूँ या फिर मैं उत्पादन कर रही हूँ उन चीजों का। तो मैं लिखना और जो आपका बोलना है इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, अभिव्यक्त होता है। जैसे अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बातों को हम किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं तो बोल के करते हैं या उसको लिख के बताते हैं कि देखो मुझे भाई क्या समस्या है। ठीक है, तो वो अभिव्यक्ति कौशल या उत्पादन कौशल हम बोलते हैं बोलना और लिखने को, जिसको हम सक्रिय कौशल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, इसको हम सक्रिय कौशल भी बोलते हैं। सेकंड आपका है सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना, जब हम सुनते हैं या फिर हम कोई बुक पढ़ते हैं उस समय क्या होता है, हम रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम ग्रहणात्मक या ग्रहात्मक कौशल भी बोलते हैं। मतलब हम ग्रहण कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो बुक में जो लिखा है वो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। या फिर हम अगर किसी की बात को सुन रहे हैं, टीचर की बात को सुन रहे हैं या फिर कोई भाषण है वहां पर है वो उसको हम सुन रहे हैं तो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो इसको ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं। और इसको जिस तरह से सक्रिय बोलते हैं उसी तरह इसको निष्क्रिय कौशल बोलते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा ये। ठीक है, तो ये उत्पादन अभिव्यक्ति कौशल हो गया जिसको सक्रिय कौशल कह रहे हैं, और सुनना पढ़ना आपका ग्रहणात्मक कौशल है जिसको हम निष्क्रिय कौशल कहते हैं। सुनना यानी जो श्रवण कौशल है उसके कुछ चरण है, कुछ सोपान है, मतलब कुछ स्टेजेस हैं उसके, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है ध्वनि का कानों पर पढ़ना। ठीक है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ध्वनि का कानों पर पढ़ना, ये पहला स्टेप है। क्योंकि जब हम कोई आवाज सुनेंगे तब तो हम कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि आवाज या जो साउंड है, जो ध्वनि है वो हमारे कानों पे पड़ी। ठीक, सेकेंड स्टेप, फिर हमने उसको सक्रियता से सुना। जब वो हमारे कानों पे पड़ी हमने उसको ध्यान से सुना, उसके बाद हमने उसका अर्थ ग्रहण किया और उसके बाद हमने उसका प्रयोग किया। आपने कोई आवाज सुनी और आपके कान में कोई आवाज गई और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कि सामने वाले ने क्या बोला, तो जब आपने वो सुना ही नहीं तो आप उसका अर्थ कैसे निकालेंगे कि उस इंसान ने कहा क्या, उसने कहा क्या, ये समझने के लिए हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना होगा। और जब हम उसकी बात को सुनेंगे ही नहीं, उसका अर्थ समझेंगे नहीं, तो उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो ये इसके स्टेप हैं कि पहले आपको ध्वनि को कानों पे आपके ध्वनि पड़ी, आपने उसको सक्रियता से सुना, उसके बाद आपने उसके अर्थ को ग्रहण किया और उसके बाद आपने उसका प्रयोग किया। एक शिक्षक जब कक्षा में कुछ बोल रहा होता है, बच्चों के कानों में वो ध्वनि गई, बच्चे ने ध्यान से सुना, उसका अर्थ समझा कि टीचर ने क्या बोला, उसके बाद बच्चा अब उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये चीज। अभी हम आते हैं थर्ड पे। श्रवण कौशल को विकसित करने की विधि, कुछ विधियां होती है, मतलब जो आपका सुनना कौशल है उसको डेवलप करने के लिए कुछ विधियां हैं कि वो कैसे बेहतर होगी। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छे से सुनेंगे, आपका जो श्रवण कौशल है अगर वो विकसित होगा तो और चीजें भी विकसित होंगी। ये सारे एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। कि आपने सुना नहीं तो आप बोलेंगे कैसे। आपको एक जंगल में रख दिया जाए तो क्या आप इंसानों की तरह बात कर सकते नहीं, क्योंकि उनकी तरह बात करने के लिए आपको सुनना भी तो जरूरी है। बिना सुनने के आप बोलेंगे कैसे, बिना सुने। तो श्रवण कौशल को विकसित करने की कुछ विधियां होती हैं। पहला है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन क्या होता है, जिसमें सुर ताल लय के साथ जो है वो वाचन होता है। जैसे कि आपको एक किताब दे दी गई और टीचर ने बोला इसको सुर ताल के साथ पढ़ो, बच्चा एकदम मजे में सुर ताल के साथ, मतलब कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, इस चीज को ध्यान में रख करके सस्वर वाचन करते हैं। और सस्वर वाचन करने से दो फायदे होते हैं।
पहला तो बच्चा जो क्लास में पढ़ रहा है उसका मौखिक अभिव्यक्ति उसकी अच्छी हो रही है क्योंकि वो बोल रहा है। जब वो बोल रहा है तो मतलब उसका जो बोलने का कौशल है, एक तो वो अच्छा हो रहा है, और दूसरी चीज जो बच्चे सुन रहे हैं उनका श्रवण कौशल अच्छा हो रहा है। तो इसमें दो चीजों का डेवलप होता है, मौखिक कौशल और श्रवण कौशल दोनों का। सेकेंड है आपकी प्रश्न उत्तर विधि। ये भी श्रवण कौशल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रश्न को आप सुनेंगे तब तो आप उत्तर देंगे। तो एक तो सुनना, वहां पे ध्यान से प्रश्न को सुनना होता है, उससे श्रवण कौशल अच्छा होता है। प्लस इसमें मौखिक अभिव्यक्ति भी अच्छी होती है क्योंकि बच्चा फिर उसका उत्तर देगा जब, तो उससे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति भी अच्छी होगी। तीसरा है कहानी कहना और सुनना। कहानी जब हम कहते हैं, ऐसा नहीं है, देखिए अगर आप बोलते हैं तो वो आवाज आपके कान में भी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं तो किसी दूसरे को सुनाई दे रहा है। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो बोलने से मौखिक अभिव्यक्ति तो अच्छी होती है, साथ में श्रवण कौशल भी अच्छा होता है। ठीक है, तो कहानी कहना और सुनना दोनों श्रवण कौशल और मौखिक कौशल जो है दोनों के लिए अच्छे होते हैं। अब आपका आता है श्रुतलेख, सुन करके लिखना। डिक्टेशन होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम। उसमें क्या होता है कि टीचर कुछ बोल रहा होता है, कोई वर्ड मीनिंग जैसे बोल रहा है या फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखा रहा है, कुछ भी बोल के जो लिखा रहा है, तो बच्चा सुन रहा है प्लस उसको लिख रहा है। तो जब वो सुन रहा है तो उससे तो उसका श्रवण कौशल अच्छा हो रहा है। ठीक है, अभी वो सुन करके लिखेगा ना, जब वो ध्यान से सुनेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? अगर आपने गलत सुना तो आप गलत लिखेंगे भी। ठीक है, इसीलिए सही सुनना होता है, उसके लिए ध्यान की जरूरत पड़ती है कि टीचर क्या बोल रहा है। टीचर ने ध बोला, आपने घ लिख दिया, काफी डिफरेंसेस होते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स में। तो ध्यान से सुन के ध्यान से लिखना पड़ता है। ठीक है, भाषण विधि में क्या होता है, इसमें तो श्रवण कौशल अच्छा होगा ही। भाषण होता है, 26 जनवरी हो रही है या 15 अगस्त हो रहा है, तो हमारे स्कूल में अगर टीचर हैं या फिर भाषण कक्षा में शिक्षक दे रहा है या कोई बच्चे को खड़ा कर दिया गया कि आप भाषण दो किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जब भाषण जो दे रहा होता है तो उसको सारे बच्चे बैठ के सुनते हैं, तो उसमें क्या है, श्रवण कौशल विकसित होता है। फिर है आपकी वाद विवाद विधि, उसमें भी श्रवण कौशल विकसित हो रहा है कि दो लोग आपस में वाद विवाद कर रहे हैं या कई लोग ग्रुप में बैठ के वाद विवाद कर रहे हैं, तो आप जब एक तरफ की बात सुनोगे तभी तो आप उसका रिप्लाई दोगे। वाद विवाद क्या होता है कि अकेले थोड़ी बोलना है, वहां पे उसकी बात को सुनना है, उसके बाद बोलना है। तो पहले सुनना है उसे। देखिए यहाँ पे मोस्टली यही चीज है कि आपके श्रवण कौशल के साथ आपका जो मौखिक कौशल है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं मौखिक कौशल पे। मौखिक कौशल जिसको हम बोलना कहते हैं, उसको विकसित करने की कुछ विधियां, जैसे श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां थी, उसी तरह मौखिक कौशल को विकसित, ताकि हम अच्छा बोल सकें, उसके विकास के लिए कुछ विधियां हैं। इसमें भी आपका है सस्वर वाचन, जैसा मैंने उसमें भी बताया था कि उसमें श्रवण और मौखिक दोनों चीजों का विकास हो रहा है। सेकेंड है आपका चित्र वर्णन। इसमें क्या है कि आपको कोई चित्र दे दिया गया बच्चे को और बोला गया कि इस चित्र को देख करके इसकी व्याख्या करो या इसके बारे में बताओ। उसमें कुछ जानवर के चित्र हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, तो बच्चा अपने से कहानी बना रहा है, उसको पिक्चर को देख के बच्चा कहानी बना के बोल रहा है। तो जब वो बोल रहा है तो उससे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भी विकसित हो रही है। ठीक है, उसके बाद है आपका वाद विवाद। ये भी है कि वाद विवाद में जिस तरह श्रवण कौशल का विकास हो रहा है उसी तरह मौखिक कौशल का भी विकास होगा, क्योंकि सुन के बोलेंगे ना, कि अगर आप चुप रहेंगे तो वो कैसे वाद विवाद होगा, फिर तो क्या ही मैं भी बात करती हूँ। संवाद, संवाद भी वही चीज है कि लोग दो दो चार लोग बैठ करके वाद संवाद कर रहे हैं कि हाँ, तो उसमें मौखिक और श्रवण दोनों विकसित होता है। प्रश्न उत्तर विधि भी वही है कि सुना तो श्रवण कौशल विकसित हुआ, सुन करके उसका जवाब दिया तो मौखिक कौशल विकसित हुआ। नाटक मंचन जिसको हम रोल प्ले भी बोलते हैं, तो उसमें भी मौखिक कौशल, क्योंकि स्टेज पे आपको एक नाटक करने के लिए दे दिया गया या क्लास में दे दिया गया, आप नाटक कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो उससे आपकी मौखिक अभिव्यक्ति भी विकसित हो रही है। ठीक है,
अब हम आते हैं पठन, जिसको हम वाचन कौशल के सोपान, पढ़ने को वाचन भी हम बोलते हैं। देखिए हिंदी में ये सब जो वर्ड है वो आपको समझने पड़ेंगे। श्रवण क्या होता है, सुनना। वाचन क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, तो आ जाएगा। तो आप, अगर आपको हिंदी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो देखिए हिंदी तो इजी होती है, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये थोड़ी सी चीजें अगर समझ लेंगे तो इजी होगा आपको। क्योंकि हिंदी में इंग्लिश तो देगा नहीं आपको कि आपको नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश देख लिए। तो आपको यहाँ थोड़ा समझना है इसको। ठीक है, तो पठन कौशल जो हम पढ़ते हैं उसके कुछ चरण होते हैं। जैसे श्रवण कौशल के चरण थे, वैसे पठन कौशल के सोपान है, कुछ स्टेजेस हैं उसके। पहला है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? जो सामने हो। जैसे मैं आपके प्रत्यक्ष हूं, आप मुझे देख सकते हो। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष है मतलब जो दिख रहा है बच्चों को, उससे रिलेट करके आप बच्चे को अक्षर सिखा रहे हो। प्रत्यक्षीकरण, बच्चे को कुछ पिक्चर दिखाया आपने, या ब्लैक बोर्ड पे भी लिख करके बच्चे को उससे रिलेट करके बच्चे को ज्ञान दे रहे हो, अक्षर सिखा रहे हो। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, जैसे ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, और ये आपका ब्लैक बोर्ड है। मैं आपको प्रत्यक्षीकरण के थ्रू कैसे सिखाऊंगी? मैंने यहाँ पे लिखा क। अब मैं आपको बता रही हूँ कि देखो इसको हम बोलते हैं क। बच्चा देख रहा है कि क कैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा ख। तो ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। यहाँ पे मैंने लिखा इस बोर्ड पे, अब बच्चे को मैं दिखा रही हूँ, बच्चा उसको देख रहा है और बच्चा उसको समझ रहा है। उससे मैं क्या कर रही हूँ? दिखा करके उसको उसको अक्षर का ज्ञान करा रही हूँ कि क कैसे लिखा जाता है या ख। या फिर आप इमेज के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये क है, ये देखो एप्पल है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब दिखा करके बच्चों को ज्ञान देना। अर्थ ग्रहण, सेकेंड चीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार मुझे लगता है एक से एक नंबर में तो पक्का ये आता ही है किसी में भी, कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका जो सबसे जरूरी चीज होता है वो है अर्थ ग्रहण करना। आप कोई चीज पढ़ी आपने और आपने उसका अर्थ ही नहीं समझा तो वो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है। ठीक है, कि एक होता है ना सस्वर वाचन, की लाउड रीडिंग। बच्चे को बोला कि आप रीडिंग करो, बच्चा पढ़ा जा रहा है पढ़ा जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि जो वो पढ़ रहा है उसका अर्थ क्या है। तो वो पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता। ठीक है, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आपको उसका मतलब ही नहीं पता कि होता क्या है, तो वो पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उसका अर्थ समझ सको कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ना निरर्थक होता है। ये क्वेश्चन आता ही आता है कि ये मोस्ट है कि बच्चा जो पढ़ रहा है या बच्चा जो सुन रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, ना रटने पे बल देते हैं हम। और मतलब रटना क्या, रट के कोई चीज क्यों सिखानी है बच्चों को? उसका अर्थ बच्चों को समझ में आना चाहिए। थर्ड है आपका प्रयोग। तो जब बच्चे ने अर्थ ग्रहण किया उसके बाद बच्चा उसको अपने जीवन में प्रयोग करता है। अपने व्यवहारिक जीवन में बच्चा क्या कर रहा है? उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, वाचन के प्रकार, पठन के प्रकार। पहला है आपका सस्वर वाचन और दूसरा है आपका मौन वाचन। सस्वर वाचन मैंने जैसा आपको बताया था, सुर ताल लय के साथ, जिसको हम लाउड रीडिंग बोलते हैं। कक्षा में टीचर बोलते हैं ना कि चिल्ला चिल्ला करके पढ़ो उसको हम लाउड रीडिंग बोलते हैं, कि बच्चा खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि जब बच्चा लाउड रीडिंग जो छोटी कक्षाओं में ही कराए जाते हैं, आप बड़ी कक्षाओं में, ग्रेजुएशन में, ट्वेल्थ में जाकर के नहीं बोलेंगे कि आप चिल्ला के पढ़ो। तो ये छोटे बच्चों के लिए होता है, क्योंकि उसमें उनको एंजॉय आता है। ठीक है, बच्चे थोड़ा उसको सुनते हैं, क्योंकि वो जो एज होती है वो बहुत कुछ सीखने की होती है। तो जब आप लाउड रीडिंग करेंगे तो जो बच्चा बोल रहा है उसकी तो मौखिक कौशल विकसित हो रही है, साथ में अगर आप तेज आवाज में बोलेंगे तो बच्चों को अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है,
तो सस्वर वाचन आपका लाउड रीडिंग हो गया, जो छोटी कक्षाओं के लिए अच्छा होता है। इसमें क्या हुआ, उच्चारण क्षमता विकसित होती है बच्चों की, जो उच्चारण क्षमता है उसका काफी डेवलपमेंट होता है लाउड रीडिंग में। मौन वाचन क्या है कि इसमें बोला जाता है कि कई बार हमें बोला जाता है ना कक्षा में कि बिना आवाज किए पढ़ो, तो उसमें क्या है कि शांत, मौन मतलब शांत, शांति से अपना बुक में आप देखो और चुपचाप से पढ़ो, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है कि बड़ी कक्षाओं के लिए वो होता है और अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आप स्पीड से पढ़ते हैं। जब मन में आप पढ़ रहे होते हैं तो आप एकदम रफ्तार में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सस्वर और मौन वाचन। इसके बाद सस्वर वाचन के दो प्रकार होते हैं। एक तो आपका होता है ये व्यक्तिगत वाचन, ठीक है, ये वो आपका होता है व्यक्तिगत वाचन। और दूसरा है सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन मतलब कि ग्रुप में पढ़ना, दो लोगों का ग्रुप है या चार लोगों का ग्रुप है, आप बोल रहे हो ग्रुप में पढ़ो, वो है सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन में देखिए ये भी दो इसके रूप होते हैं, एक तो होता है आदर्श वाचन और दूसरा है अनुकरण। आदर्श कब होता है, जब शिक्षक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है, बुक लेकर के शिक्षक आपको रीडिंग करा रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है आदर्श वाचन, क्योंकि शिक्षक बच्चों के लिए एक मॉडल होता है, एक मॉडल का रूप होता है। हाँ, शिक्षक ऐसा नहीं है कि शिक्षक कोई भाषा नहीं आती, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक कोई भाषा नहीं आ रही हो, तो जो भाषा के शिक्षक होते हैं उनको भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए ताकि वो गलत ना पढ़ें, क्योंकि जब वो ही गलत पढ़ेंगे तो फिर बच्चों को हम क्या ही कह सकते हैं। और जो अनुकरण वाचन होता है ये होता है छात्रों के द्वारा, ठीक है। तो जब शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो वो होता है आपका आदर्श वाचन, और जब अनुकरण वाचन जब छात्र पढ़ रहे होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं मौन वाचन पे, कि मौन वाचन जैसा आपको पता है कि मन में पढ़ना, उसमें भी दो तरीके हैं। एक है गहन वाचन, गहन मतलब गहनता के साथ पढ़ना, मतलब डीप में आप पढ़ रहे हो, कि एकदम डीप में पढ़ रहे हो, उसको हम बोलते हैं गहन वाचन। द्रुत वाचन क्या होता है कि वो भी मन में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वही चीज है। मन में आप जब स्पीड से पढ़ते हैं ना एकदम, मतलब रुकेंगे ही हम नहीं, चाहे कॉमा हो चाहे वहां पे इन्वर्टेड कॉमा हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे रुकना ही नहीं, उस तरीके से जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका द्रुत वाचन होता है। मुझे भी बहुत, ठीक है। अभी हम आते हैं इस पे, ये वाचन शिक्षण की कुछ विधियां हैं। जैसा आपका है ये वर्ण विधि, आप देख सकते हैं वर्ण विधि क्या होता है, जिसमें आपको क, ठीक है, ऐसे करके पढ़ा रहे थे। दूसरा है आपका शब्द विधि, जैसे शब्द में आप आम, राम, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और ये है आपकी वाक्य विधि। वाक्य विधि में क्या होता है, हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। जैसे हमने वाक्य बनाया, विवेक आम खाता है, ठीक है, ये क्या है, एक वाक्य, एक सेंटेंस को हम बनाते हैं। और ये क्या बोलते हैं ना कि जब एग्जाम्पल को हम अपने रियल लाइफ से लेते हैं तो वो काफी बच्चों को समझ में आता है। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो बहुत सही है, विवेक आम खाता है, क्योंकि वो मेरी रियल लाइफ से कनेक्टेड है, इसलिए मैं समझ रही हूँ उसको। और उसके बाद कविता विधि आपको पता ही है, इसमें क्या होता है, पोयम, उसमें आप कविता के थ्रू बच्चों को सिखा रहे होते हैं, ठीक है। यहां तक हमने समझा, तो इतनी तक आपने समझा होगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैंने लिखा भी हुआ है, आप वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हो, खुद का नोट भी बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद, इस क्लास के बाद एक क्लास और मेरी होगी, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर लेकर के आऊंगी। अब जैसे मैंने 3 क्लास बनाया था, तो मैंने उन 3 क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया था उसका एक मैं सीरीज लेकर के आई थी। उन्हीं 3 क्लास में से मैंने 30 क्वेश्चन उठाए थे और मैंने प्रीवियस ईयर का, और वहां पे सॉल्व कराया था, प्रॉपर हमने डिस्कस भी किया है। और फिर से 3 वीडियो बनाने के बाद मैं फिर से 30 क्वेश्चन लेकर के आऊंगी,
इसके बाद आपका अभी 2 से 3 क्लास में आपकी हिंदी पेडागोजी खत्म हो जाएगी। फिर हम प्रीवियस ईयर करेंगे, फिर अनसीन पैसेज करेंगे, गद्य पद्य 2-3 हम करेंगे, उसमें जो ग्रामर दे रहा है कैसा दे रहा है आपको समझ में आएगा। तो पूरा हिंदी का एक पैकेज है, आपको कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं कोशिश करूंगी कि प्रीवियस ईयर जितना ज्यादा से ज्यादा हिंदी में करा सकूं आपका, क्योंकि मेरा भी मेन टारगेट है कि मैं हिंदी को पूरी तरीके से कवर करा दूं आपका। ठीक है, अभी हम आते हैं भाषा विकार पे कि भाषा विकार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा विकार क्या होता है। भाषाई विकार जिसमें बच्चों को भाषा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वो भाषा को समझ नहीं रहे या भाषा को लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 जुड़वा भाई हैं, वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, मतलब उनकी हाइट, उनका फेस, आप ये बता ही नहीं पाओगे कि इसमें कौन चिंकी है कौन मिंकी। चिंकी मिंकी को आप जानते होंगे, वो काफी फेमस है। तो आप उनको देखिए तो वो बिल्कुल एक जैसी हैं, उनको आप पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें से कौन चिंकी है। मतलब मैं तो नहीं पहचान पाऊंगी, शायद कोई और पहचाने। तो लेकिन वो दोनों क्या एक जैसी होंगी? बिल्कुल नहीं। 2 जुड़वा भाई जो एक जैसे दिखते हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि भले वो दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन उनकी सोचने की क्षमता अलग होगी, चीजों को समझने का नजरिया अलग होगा। मतलब हर एक चीज में वो, मतलब अगर वो कुछ सोच रहे हैं या समाज को वो जिस नजरिए से देख रहे हैं, उनके लिए दोस्ती का मतलब कुछ और होगा और उसके लिए दोस्ती का मतलब कुछ और होगा। तो उनकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, वो पढ़ाई में एक जैसे नहीं हो सकते, वो गेम में एक जैसे नहीं हो सकते, बस वो दिखने में एक जैसे हो सकते। ठीक है, तो जब सोचिए कि जब 2 जुड़वा भाई एक जैसे नहीं हो सकते तो हम और आप एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ठीक उसी तरह से कक्षा में जो बच्चे हैं उनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि वो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ बच्चों को कुछ समस्याएं, कुछ बच्चों को कुछ दिक्कत है, तो आप उनको समझिए और उस हिसाब से आप उनको पढ़ाइए। ठीक है, तो भाषा विकार में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? अफेजिया में क्या होता है कि बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, मतलब वो सुन करके चीजों को समझ नहीं पाते। तो इसमें क्या होता है, सुन करके समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, याद रखने में चीजों को दिक्कत होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक इमेज भी लगाया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा ठीक पड़ेगा। ये क्या होता है यहाँ पे, समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, बच्चों को याद रखने में चीजों को दिक्कत हो रहा है, याद रखने में दिक्कत हो रही है, किसमें? अफेजिया में। आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, ये देखिए, ये डॉक्टर हैं। हाँ, वैसे आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये डॉक्टर हैं। ये कुछ बोल रही हैं, ठीक है, और ये जो है इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रही हैं, क्योंकि इनको अफेजिया की प्रॉब्लम है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर उनसे कहना क्या चाहती। सेकेंड इमेज अगर आप देखेंगे, सेकेंड इमेज देखिए, इन्हें आप देख पा रहे हैं, ये हॉलीवुड के एक्टर हैं और इनका नाम है ब्रूस विलिश। ठीक है, ये अफेजिया, अभी इनकी एज लगभग 67 साल यानी कि 67 ईयर्स के ये हैं। तो अभी इन्होंने ये अपने एक इंटरव्यू में, मतलब इन्होंने ये चीजें बताई हैं कि ये अफेजिया से ग्रसित है, मतलब इन्हें अभी चीजों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत होती है, इसलिए ये एक्टिंग का करियर अभी ये छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एक ह्यूमन आप देख सकते हैं, ये इसका ब्रेन है, तो इसमें इस ब्रेन में कुछ नसों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती होगी, तो उसमें क्या होता है, याद रखने में इन चीजों को दिक्कत होती है। ठीक है, सेकेंड है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, इसमें बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। इस मतलब जिन बच्चों को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है वो बच्चे
पढ़ नहीं पाते, मतलब वो 6 को 9 पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, 6 को वो क्या पढ़ेंगे, 6 को वो 9 पढ़ेंगे, मतलब उनको जो बुक में जो कुछ भी लिखा है ना वो मतलब सही से विजिबल नहीं होता, उनको उनको समझ में नहीं आता कि वो लिखा क्या है। ब को वो व पढ़ रहे हैं, ढ पढ़ रहे हैं, मतलब उनको वर्ड जो है, उनको शब्द जो है वो मतलब सही से समझ में नहीं आता, पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया आपका पठन मुझे लगता है मुझे काफी टाइम लग जाएगा अपनी इतनी खूबसूरत सी राइटिंग को सुधारने में। इस पे तो मुझे बहुत दिक्कत होती है थोड़ा लिखने में। ये पठन संबंधी विकार है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसा आप देख देख पा रहे होंगे, ये मूवी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, तारे जमीन पर, जिसमें आमिर खान है, एक टीचर का इन्होंने कैरेक्टर किया है। और ये बच्चा, जिसमें इसका नाम ईशान है, इस मूवी का एक दिखाने का एक पर्पस यही है कि बच्चों को आप समझिए कि मतलब अगर उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, थोड़ा सा आप चीजों को चेंज करिए, ठीक है। जैसे उसमें आमिर खान ने एक टीचर के रूप में बच्चे को समझा और उसे जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया वो चीज देखने लायक थी इस मूवी में। तो ईशान जो है इसमें इसमें इसको बच्चे को डिसलेक्सिया से प्रॉब्लम है, ठीक है। इन्हें भी आप जानते होंगे, इन्हें कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जब ये 9 साल के थे, एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि जब ये 9 साल के थे तो इन्हें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, मतलब इन्हें पढ़ने में दिक्कत होता था, शब्दों को ये समझ नहीं पाते थे, ऐसा इन्होंने कहा था। अभी मैं इमेज इसलिए यहाँ पे दिखा पा रही हूँ क्योंकि जब इमेज दिखा करके मैं पढ़ाऊंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब क्या होता है, इसमें लिखने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लिखने लिखने संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं, मैं इमेज आपको एक दिखाती हूँ, ये देखिए, इस बच्चे ने जो लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है कि इस बच्चे ने लिखा क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाई आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिटेन लिखा है, ये वॉस लिखा है, लेकिन इसने जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ने में दिक्कत होगी क्योंकि इसमें बच्चों को क्या होता है, लिखने में समस्या होती है, बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता, ठीक है। देखिए ये सारी लिखनी, देखिए ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अगर बच्चे को समझने में दिक्कत है, जैसा कि सबसे पहला जो अफेजिया था उसमें क्या था कि बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही है, अगर उसको समझने में ही दिक्कत है चीजों को, जब वो समझ ही नहीं पा रहा है तो फिर वो आगे का प्रोसेस कैसा होगा, उसको समझ नहीं पाएगा, तो जब वो समझ नहीं पाएगा तो उसको वो याद नहीं रख पाएगा, जब उसको समझ में ही नहीं आया तो वो याद कौन सी बात रखेगा, और जब वो याद ही नहीं है तो फिर वो उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट हो जाती है। ये है डिसकैलकुलिया, ये क्या है, गणित संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया क्या है, ये गणित संबंधी विकार है। ये इमेज आप देख पा रहे हो, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, सब कुछ लिखा है। तो ये सब कुछ हमारे दिमाग का ही है, हमारे ब्रेन में जब कुछ नसों में प्रॉब्लम होती है तो भाषाई विकार उत्पन्न होता है, भाषा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है कि मतलब आप समझिए कि डिस्ग्राफिया जिसमें बच्चों को लिखने में दिक्कत हो रही है, डिस्कैलकुलिया जिसमें बच्चों को गणित संबंधी दिक्कत हो रही है, और डिसलेक्सिया जिसमें पढ़ने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, अफेजिया जिसमें समझने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब कुछ क्या है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये सब कुछ हमारे माइंड से कनेक्टेड है, जब उसकी नसों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये सभी चीजों की दिक्कत होती है।
तो ये इतना ही था आज के लिए। भाषाई कौशल और भाषाई विकार टॉपिक आज आपका खत्म हो गया। मैंने इसमें सारी चीज़ों को कवर करा था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है कि मैं अगर कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या कुछ दिक्कत लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में उसको लिख करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। तो जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। तो ये मेरी एक कोशिश है। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप ज़रूर कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हिंदी पेडागोजी का। आपका 3 टॉपिक और बचा है, इसके बाद आपकी हिंदी पेडागोजी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।